अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कलअदन तंजीम तहरीके लब्बैक के एहतजाज और मार्च का आज 8वां रोज़ है। हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से कलअदन तंजीम को मार्च ख़त्म करने की मुसलसल तनबीह की जा रही है, मगर इसके बावजूद कलअदन तंजीम का काफिला गुजरांवाला से वज़ीराबाद की तरफ बढ़ रहा है और फिलहाल हुकूमत और कलअदन तंजीम के दरमियान मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आज इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ जो 2 घंटे तक जारी रहा। सियासी और अस्करी क़यादत के इस इजलास में यह फैसला किया गया है कि रियासत कलअदम TLP के साथ आइन और कानून के दायरे कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी, मगर किसी किस्म के गैर आइनी और बिला जवाज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा और कलअदम TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, रियासत की हुक्मरानी कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की हर किस्म की इमदाद और पुष्पनाई जारी रखेगी। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में यह भी कहा गया है कि TLP ने माजी में भी मुतअद्दिद बार पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है, जिससे मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा है। अरबों मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं, मगर किसी भी दूसरे इस्लामी रियासत में इमलाक और अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि TLP से मुज़ाकरात तो होंगे, मगर कोई गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। इजलास में इन असूलों का भी तयन किया गया है कि TLP के मसले से निमटने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी, जबकि अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हुकूमत ने TLP से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, मगर डंडे के जोर पे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हमने मुज़ाकरात जो हैं वो पहले किए, अब भी जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं वो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप लोग वापस जाएं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे, ये नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम जमात के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों को वापस चले जाएं। ये मजाक ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी ने यह भी बताया है कि हुकूमत और अस्करी क़यादत इस मामले पर एक पेज पर है। बहुत सारे लोग हैं वो शुगल मेले के तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों को वापस जाएं। हुकूमत ये मजाक ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म और कौमी सलामती के जो बाकी मेंबरान हैं, जिसमें ज़ाहिर है आर्म्ड फोर्सेस के तमाम लोग मौजूद हैं, उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह की है कि इस मामले के ऊपर पूरा मुल्क हमा जौहद है। सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो एक मुट्ठी में परोई हुई है। फवाद चौधरी बता रहे थे कि TLP के मसले पर पूरी कौम एक पेज पर है, इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात आज या कल होने के इम्कानात हैं। कलअदम तंजीम के सबरा साद रिजवी जहां भी हैं, उनसे बात हो रही है। गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा और जहां तक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शायद आज शाम भी हों। कोशिश ये है कि मामलात खुश असलूबी से तय हो जाए। रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मतहत कर दिया है। जहां भी हैं ऑफ कोर्स साद रिजवी साहब से भी बातचीत हो रही है। कौमी सलामती कमेटी का आज का इजलास मुख्तलिफ हवालों से बहुत अहम था, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात पर तफसील से बात हुई है, जबकि ज़राए ये भी बताते हैं कि आज के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है कि साद रिजवी को किसी सूरत रिहा नहीं किया जा सकता, जबकि फ्रांसीसी सफ़ीर के बेदखली के हवाले से भी कोई बात नहीं होगी। ज़राए ने यह भी बताया है कि इजलास में सिक्योरिटी इदारों को पुलिस और रेंजर्स पर हमला करने वालों समेत तमाम शरपसंदों के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दे दी गई है। हुकूमत TLP का मसला कैसे हल करेगी, हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद जो एलामिया आया है उसमें असूल तो वाज़ेह कर दिए गए हैं। कहा गया है कि रियासत आइन और कानून के दायरे कार में रह के मुज़ाकरात करेगी,
रियासत किसी किस्म के गैर आइनी और बिला जवाज मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगी और कलअदम TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो असूल तो वाज़ेह है, लेकिन इस हवाले से क्या फैसला किया गया है कि जो एहतजाज अब भी जारी है और जो TLP के लोग कोशिश करें कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, ऑन ग्राउंड इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस पर क्या बात हुई इजलास में? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और जो क़यादत है वो तो जाहिर है कि असूल ही वज़ा करती है। ऑपरेशन कैसे होना है, रोका कैसे, किसने क्या करना है, इख्तियार ये ऑपरेशनल क्या है, ये तो जो लोकल कमांडर्स हैं जाहिर है कि ये वो तय करते हैं कि उन्होंने इसको कैसे जो है वो एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, जो मामलात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हम कतई तौर के ऊपर आइन और कानून से आगे नहीं जा सकते। जो हमारी इस वक्त तक सिचुएशन है उसमें जो मसला है, देखिए आप हुर्मत रसूल को, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जिस तरीके से सियासत की जा रही है उसकी तो हर तबका फ़िक्र जो है उसकी मजम्मत कर भी रहा है और इस पर शिद्दत भी आनी चाहिए। बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो कि इसमें बात भी कर रहे हैं और बहुत सारे उलमाए कराम का प्रॉब्लम यह है कि वो बात कर रहे हैं लेकिन वो प्राइवेटली कर रहे हैं। मैं उनसे भी समझता हूँ उनको आगे आना चाहिए और अपनी जो राय है वो अवाम के सामने रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत अहम है। अब देखिए, जो इसमें हमारा दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि 5,000 या 6,000 या 6500 लोग जो हैं वो जो रुकावटें हैं उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं वो और उसके ऊपर वो डटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि हमारा इसमें जो प्रॉब्लम है हुकूमत का, हम कश्तो खून नहीं चाहते। 6 जो हमारे पुलिस के सिपाही थे वो पिछली दफ़ा शहीद हुए, जिनको और 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अब तक 5 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं और 49 ज़ख्मी हैं, जिनमें 14 क्रिटिकल हैं। ये जो पुलिस फोर्सेस हैं, पूरे मीडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के हुकूमत, हमें अपनी पुलिस के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए। हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने आइन और कानून की ये लड़ाई वो लड़ रहे हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे ये शहजाद जो प्रॉब्लम है और जिसको मेरा ये ख्याल है कि आपने भी अपने दबे लफ्जों में जो इजहार किया है, एक तरफ यह है कि अगर हम ऑपरेशन करें और उसमें जाने जाती हैं तो उसका हम वो नुकसान नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम ये भी नहीं होना देना चाहते कि ये छोटा सा धड़ा जाके आके इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करे। तो हम ये कह रहे हैं उन्हें कि अगर हम पूरा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे, हम कर रहे हैं, हमने अपने जो पुलिस की शहादतें हुई हैं अभी तक उसके बावजूद जो है वो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। लेकिन अब ये सवाल है कि कब तक, आखिर कब तक। फवाद साहब, आपने कहा कि ऑपरेशनल डिटेल्स तो जाहिर सी बात है ऑन ग्राउंड जो है वो तय किए जाते हैं, लेकिन वैसे असूली फैसला क्या है इस पर कि अगर ये एहतजाज करते हैं कंटिन्यू और मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो बाय फोर्स रोका जाएगा या मुज़ाकरात को तरजीह दी जाएगी? तो हम तैयार हैं मुज़ाकरात। तो जिस तरह से आज अपने इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बात कही है कि इस बात के ऊपर मुज़ाकरात कि आप यहीं से वापस चले जाएं, ये मुज़ाकरात तो हर वक्त हो रहे हैं। 2 महीने पहले से ये मुज़ाकरात हो रहे थे और आज भी ये मुज़ाकरात हुए हैं और कल भी ये मुज़ाकरात जो हैं वो होंगे। और मुज़ाकरात यही हैं कि आप सड़कें खाली करें और वापस जाएं। अब ये जो इसके बाद जो अगला मरहला है कि ये देखिए, हमको बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। जिस तरह से ये जो साद रिजवी को हमको बादशाह तो नहीं है कि हम यहाँ से प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे, वो जाहिर है अदालती एक मामला है और अदालतों में जो है वो होना है। दूसरा जो फ्रांस का मामला है उसके ऊपर जो बात हुई थी पार्लियामान में दे दे, हमने पार्लियामेंट में दे दिया, वहाँ पे कमेटी बन गई। अब वो पार्लियामेंट जाने और वो बात जाने। अब ये जो बाकी मामलात हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो आप डिस्कशन में आएंगे जब आप सड़कें खाली करेंगे, वापस जाएंगे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको हम इस्लामाबाद जो है वो नहीं आने दे सकते। अब उसके लिए कोशिश यही होगी पूरी कि फोर्स इस्तेमाल ना करनी पड़ेगी तो फिर करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फवाद साहब, लेकिन ये फैसला है कि जब तक ये अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ना ही साद रिजवी के इशू पे बात हो सकती है, तब तक ना फ्रांस के एम्बेसडर पे बात होगी, ना इनको जो है अनबैन करने की बात होगी। इन 3-4 नुकात जो भी इनके मुतालबात है उन पर बात नहीं होगी
जब तक कि अपना प्रोटेस्ट खत्म करके घर नहीं जाते? है मुज़ाकरात की वो यही है कि आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करें और घरों को वापस जाएं। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने यह कहा है कि मुमकिन है कि आज शाम को ही मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, मैं हूँगा, नूरुल कादरी होंगे, तो फिर वो एहतजाज तो जारी है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि आज मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? मुज़ाकरात हैं वो तो जारी ही है, पहले भी हो रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया। मुआहदा भी जो हुआ था अभी भी हुआ था, उसकी बुनियादी शर्त भी ये थी कि आप सड़कें खाली करेंगे और वापस जाएंगे। इन्होंने प्रॉब्लम इनका ये भी चल रहा है कि ये बातचीत होती है, वो बातचीत करने के बाद ये बाहर आते हैं, बाहर आके जो इनके लोग हैं ये मुकर जाते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसकी जो एक मुज़ाकरात की जो सेंटिटी है और वो भी जो है इनकी तरफ से वो बार बार मुतासर होती है। लेकिन हमारा, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, हमारा पूरी कोशिश ये है कि कोई इसमें खून ना बहे, हमारी पूरी कोशिश ये है कि कोई मुतशद्दिद कार्रवाइयाँ ना हो, हमारी पूरी कोशिश है अमन और अमान बरकरार रहे। लेकिन दोबारा देखिए, आप पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, एटमी ताकत है मुस्लिम दुनिया की वाहिद। तो आप एक इस तरह रोज एक तमाशा जो है वो खड़ा हो जाता है और जो ही जो आप उसके बाद जो है वो दोबारा आप फेटफ के ऊपर जो है वो आप दोबारा फ्लैग होना शुरू हो जाते हैं, ये इश्यूज दोबारा शुरू हो जाते हैं। और फिर इसमें जो हमारे पुराने मेहरबान हैं इंडिया जैसे ममालिक, वो भी अपना हिस्सा फिर डालते हैं और जिसकी वजह से मामला पेचीदा हो जाते हैं। तो फवाद साहब ज़रा बताइएगा कि साद रिजवी के हवाले से आज मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, वज़ीर आज़म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि अक्सर हम आपकी बात सुनते हैं या इंटीरियर मिनिस्टर की सुनते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा इख्तलाफ नज़र आता है। शायद आप दोनों की अप्रोच इस मामले पर अलग है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या अप्रोच है, वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? रशीद साहब की जो मीटिंग में अप्रोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होती और उनकी हमेशा अप्रोच जो है वो यही रही है कि हुकूमत की रिट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और शेख साहब ने हमेशा इस नुक्ता नज़र को मीटिंग में बड़े खुल के जो है वो बात की है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उनकी नहीं सुन सका कि किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने 1-2 रोज़ में ये बात कही कि ये TLP जो है एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है और जैसे हम दहशतगर्द तंजीमों से निमटते हैं वैसे ही इनसे भी निमटा जाएगा। शेख रशीद साहब ने कल शाहजेब के प्रोग्राम में कहा नहीं उनके मुंह से निकल गया होगा, मैं माजरत कर लेता हूँ उनकी इस बात पर, ऐसा नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं दहशतगर्द तंजीम है, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मामला नहीं है, मुंह से निकल गया होगा फवाद चौधरी साहब की। तो मतलब कन्फ्यूजन तो है ना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि शेख साहब ने ये क्यों कहा, क्योंकि जो 11 पुलिस वाले अगर आप शहीद कर चुके हों, आप सैकड़ों पुलिस वालों को जो है उनके ऊपर हमला कर चुके हों, रेंजर्स एहलकारों के ऊपर आप जो हैं वो हमले करें, आप पाकिस्तान के आइन और कानून को रोज़ाना पामाल करें, पाकिस्तान के दारुल खिलाफे के ऊपर बज़ोर ताकत कब्जे करने की कोशिश करें, तो ये सारी दहशतगर्दी की तारीफ है, जिसको इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये और दूसरा जो एहतजाज है, एहतजाज तो देखें सियासी जमातों ने हमेशा किए हैं, PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने, PTI ने हमेशा जो है वो एहतजाज किए हैं। लेकिन उन एहतजाजों का हमेशा एक बयानिया होता है, एक नैरेटिव होता है। यहाँ पर आप देखिए कि लोगों के अकीदे को जो है वो आपने अपना सियासत के लिए उसका मरकज बना लिया है। लोगों को जो 97% पाकिस्तान में मुसलमान है, हर पाकिस्तान के जो मुसलमान है उसका अकीदा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान उसके हमारे ईमान का हिस्सा है, उनका आखिरी नबी होना हमारे ईमान का हिस्सा है। इस पे क्या आप जो है वो इसको क्या मुतनाज़ बना रहे हैं? क्या आप इस ज़ात को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर अपनी सियासत करना चाहते हैं? मेरी नज़र में ये तमाम जो है ये जो कुछ हुआ है और जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेगा, आइन और कानून से बाहर का रास्ता इख्तियार करेगा, फिर आपने टेररिज्म एक्ट के तहत कालेदम करार दिया है जमात को। जब आप कालेदम करार देते हैं तो उसके अलावा आप क्या कहेंगे? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो एक नॉन इशू है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान है, वो आखिरी नबी है, हमें उनसे मोहब्बत है। ये तो एक ऐसा नुक्ता है जिस पर तमाम फ़िक़े जो हैं वो यूनाइटेड हैं, किसी में इख्तलाफ नहीं है। बाकी कई इशूज़ पे आपको इख्तलाफ मिल जाएगा, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन फिर अगर कोई इस पर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करता है या ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी मोहब्बत ज़्यादा है, हमारा तौर तरीका तुमसे बेहतर है, तो फिर इस आइडियोलॉजिकल डिबेट को भी तो कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे ये आप?
तो ये तो एक उलमाए कराम का काम है, इसलिए मैंने आगे जो है वर्ज किया आपके प्रोग्राम में भी और पहले भी, कि ये उलमा को चाहिए कि वो आगे बढ़े और लोगों को जो है वो इसके ऊपर गाइड करें। क्योंकि देखें ये तो एक बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बात करना, ये इसको कंट्रोवर्शियल बनाना इंतहाई ज्यादती की बात है। और किसी भी जमात को ये हक ही नहीं पहुंचता कि वो लोगों के अकीदों के ऊपर इस तरह से जो है वो कहे कि सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दे कि ये फलाना ज्यादा बड़ा मुस्लिम है और आप कम बड़े मुस्लिम है। उससे तो सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर एक ऐसी डिवाइड पैदा हो जाएगी जिसको भरना ही एक अजाब बन जाएगा। और जिस तरह से वो इस वक्त लोगों को आपने खौफ का शिकार कर दिया। मुझे आप बताइए, वो जिन लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, जो ट्रकों वाले बेचारे वहां पे इस वक्त महबूस हैं, वो कम मुसलमान हैं आपसे? जो लोग अपने हलाल रिस्क के लिए सुबह से निकले हुए हैं, वो रात तक वहां पे अड़े हुए हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, वो आपसे कम मुसलमान हैं? ये सारे लोग यहाँ पे एक जो है वो फितना परवरी, जिस तरह से आप फितना परवरी फैला रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त आप कर रहे हैं। तो इसमें हुकूमत की जो पॉलिसी है, हुकूमत जिस तरीके से इस मामले को डील कर रही है, उसका भी तो कसूर है ना। क्योंकि अगर आप एक कदम आगे लेते हैं, फिर हम देखते हैं 2 कदम पीछे हट जाते हैं। आप डिक्लेयर करते हैं कि कलदन तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, फिर आप उनसे बात करने के लिए भी बैठते हैं, फिर उनसे नेगोशिएट करने के लिए भी बैठते हैं। तो ये तो हर मरतबा नहीं हो सकता। और आज खुद शेख साहब कह रहे थे कि 7वीं मरतबा कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद आने की। तो हर मरतबा अगर आप उनके ऊपर एक सख्त एक्शन लेते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार करते हैं, 4th शेड्यूल में डालते हैं, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं, फिर आप आ जाते हैं नेगोशिएट करने के लिए उनसे, तो जब आप बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे तो फिर एक मैसेज तो इसी तरह जाएगा ना कि एक कंफ्यूजन है। आपका है और उसमें यकीनन जो है वो वजन है। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, आप अगर एक प्रैक्टिकली आप जरा सिचुएशन को देखें कि आप डिसीजन मेकर हैं। अब आपके सामने फैसला आपने ये करना है कि एक फैसले के नतीजे में वहां पे लोगों की जानें जाएंगी। अब आप अल्टीमेट ये कोशिश करेंगे कि आप ऐसा फैसला ना करें कि जिससे एक जो है वो खून बहे, जिससे तशद्दुद हो। आप अल्टीमेटली आप यही कोशिश करेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने वक्त के साथ साथ हमारे जो इदारे थे, जो बुनियादी इदारे हैं, वो बड़े कमजोर हो गए हैं। मसलन अगर आप देखें कि जो ब्रिटिश एरा के अंदर जो 2-3 बड़े इदारे थे जो रूरल पॉलिसिंग करते थे, उनमें नंबरदार का इदारा था, उसमें चौकीदार का इदारा था, उसमें थानेदार का इदारा था। अब आपको ये नजर ही नहीं आते। अब आप इसकी वजह से, चूंकि इदारे हमारे यहाँ कमजोर हुए हैं, उसकी वजह से ये जो छोटे छोटी जी शरारतें हैं ये भी बड़ी हो जाती हैं और फिर रियासत की रिट रिसीड हुई है। अब आप देखें ना, मुआहदे करना या बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम TTP से भी बात कर रहे हैं और TTP से भी हमारे जो है वो मुआहदे रहे हैं माजी में। लेकिन असल बात यह है कि ये जो अल्टीमेट तो आपने बात ही करनी होती है, लेकिन उसका जो तरीकाकार है, आप हत्तल बसा कोशिश करेंगे कि तशद्दुद से, फोर्स से बच सकें। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फवाद साहब। और ये तो एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि आप रिट भी कायम करें स्टेट की, लेकिन खून खराबा भी ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये कैसे होगा। और मेरा इशारा भी इस तरफ नहीं है कि आप बाय फोर्स इस्तेमाल करें, जो भी लोग सड़कों पे आते हैं उनको मार दें। लेकिन हुकूमत डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है ना, अपनी इंटेलिजेंस के जरिए आप कोशिश करते हैं कि ब्रेक करें जमात को। कुछ अहम लोग हैं उनको शायद आप पकड़ सकते हैं। कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो ऐसी होनी चाहिए ना जिससे आप इनकी स्ट्रेंथ को कम कर सकें। जी जो है वो तो जाहिर है कि वो एक ही है, इसीलिए उनके जो मेजर लीडरशिप है वो तो वैसे ही अंडर अरेस्ट है। और आज आपने देखा होगा, हमने जो इनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आज हमने लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया के ऊपर इनका ऑपरेशन हुआ है। सोशल मीडिया में उनके 32 लोग जो हैं वो आज हमने अरेस्ट किए हैं और ये तकरीबन 758 एक ग्रुप है जो कि हजारों नहीं लाखों उन्होंने अपने जो है वो ट्वीट्स और ये सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरा बनाया था। वो हमने पूरा गैंग जो है उसके ऊपर हाथ डाला है। इसके अलावा भी जो है इंपॉर्टेंट लोग जो है वो भी हमने उनको मार्क भी किया। और फिर 27 लोग हैं। देखिए आज DGISI ने जो ब्रीफिंग दी उसके तमाम नुकात जो है वो मैं आप शेयर नहीं कर सकता मीडिया के ऊपर, लेकिन उसमें देखिए जो कुछ है आप देखिए कि 27 लोग हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने सिर्फ अभी इनको 3.5 करोड़ रुपया पिछले चंद दिनों में दिया। इसके बाद जो इनकी पूरी फंडिंग रिसोर्सेज हैं वो हमें पता है, हमने ट्रैक कर लिए हैं कि कहाँ से इनको फंडिंग मिल रही है, कहाँ से ये आ रहा है। और इसी तरीके से इनको पाकिस्तान से बाहर से जो इमदाद मिल रही है वो भी बड़ी हमने जो है उसको ISI का
रिमार्केबल काम है, आईबी का रिमार्केबल काम है। अब उसके ऊपर जो सिर्फ एक जो इमीडिएट इशू है ना, वो ये है कि ये जो डिस्पर्स होना है, ये हम चाहते हैं कि इसमें जाने जाए बगैर डिस्पर्शन हो। बाकी इंशाल्लाह ताला वो फिर करेंगे। फवाद साहब, सिर्फ इस हवाले से बता दीजिएगा कि वजीर आजम ने कहा है कि असाद रिजवी को नहीं छोड़ा जा सकता। आजम का काम नहीं है, वज़ीर आज़म छोड़ने या ना छोड़ने का फैसला कर नहीं सकते, ये ना ही हुकूमत कर सकती है। ये फैसला तो अदालतों के पास है और हमारा एक लीगल प्रोसेस है, ये उसने आगे तय करना है कि कैसे ये मामला चलेगा। लिहाजा जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया, हम कोई भी जो बातचीत है वो आइन और कानून के अंदर रह के कर सकते हैं, हम उससे बाहर तो नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे राना अंसर इस वक्त गुजरावाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। राना अंसर, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या जो मार्च है वो मुसलसल आगे बढ़ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, या मुजाहिरीन इस वक्त धरना दे के बैठ गए? स्टेटस क्या है इस वक्त? जी, शहजाद कलअदम जमात के मुजाहरीन ने आज गुजरांवाला से दोबारा अपने मार्च का आगाज़ किया और इस वक्त ये वज़ीराबाद शहर के अंदर जीटी रोड पर हैं। अल्लाह वाला ये चौक है जहाँ पर ये मौजूद हैं। ये लोग आज रात यहीं पर गुजारेंगे। वज़ीराबाद शहर के दूसरी तरफ ये 7 से 8 किलोमीटर का फासला है जहाँ दरियाए चनाब है और यही वो जगह है जहाँ पर तैयारी की गई है रुकावटें खड़ी करके कि मार्च के शुरा को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दरियाए चनाब के जो दोनों पुल हैं वहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, रेत के ढेर लगाए गए हैं। यहाँ पर जो टूल प्लाजा है उससे पहले बड़ी 2 खंदकें खोदी गई हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस एरिया को रेड जोन करार देकर यहाँ पर बैनर्स भी आवेज़ा किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से मार्च के शुरा को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मुजाहरीन इस वक्त वज़ीराबाद शहर में है तो शहर की जो आमदो रफ्त है वो पूरी तरह से बंद है। वज़ीराबाद शहर के जो बैरूनी रास्ते हैं वो भी बंद हैं। आज जब मार्च के शुरा गुजरांवाला से वज़ीराबाद की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में गखड़ मंडी का जो बल्दिया दफ्तर है वहाँ पर मुजाहरीन ने घुसकर तोड़ फोड़ की। यहाँ से वो लोग 2 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी अपने साथ ले गए, जिसके बाद ज़िले इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर जीटी रोड पर जो सरकारी इमारतें हैं वज़ीराबाद शहर में, जो अहम सरकारी इमारतें हैं, उनसे जो अहम सरकारी रिकॉर्ड है वो दूसरी इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया है। इन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना अंसर हमें बता रहे थे कि मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद हैं, आज रात वहीं पे क़याम करेंगे और ये वही मकाम है जहां पे हुकूमत की तरफ से रुकावटें लगाई गई हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला जारी है। आज अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और इस वक्त 126 पर 6 आउट हो चुके हैं 18.1 ओवर में। सिचुएशन काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल नज़र आ रही थी, लेकिन जो हसन अली का 18वां ओवर था उसमें 21 रन पड़े हैं, 1 छक्का और 3 चौके, तो उसकी वजह से जो है अब रन रेट अफगानिस्तान का बेहतर हो गया है। क्योंकि मैच इस वक्त जारी है तो मैच पे भी साथ साथ बात करेंगे। इसके अलावा जो बॉलिंग रही है पाकिस्तान की, अब तक जो फील्डिंग रही है उस पर फिर इनिंग ब्रेक में हम तबसरा करेंगे। इस वक्त इंज़मामुल हक, मुश्ताक अहमद और सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंजी भाई, ज़रा बताइएगा आपके ख्याल में 126 रन जो अब तक हुए 18.2 ओवर में, अंडर कंट्रोल है स्कोर या विकेट्स क्योंकि अर्ली गिर गई थी अफगानिस्तान की तो इससे और कम रन पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था अफगानिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, अभी तक तो स्कोर 126 तो कंट्रोल में है, लेकिन ये अगले 2 ओवर बहुत क्रूशल है। जिस तरह पिछले ओवर में हसन अली का 21 हुआ है, अगर यहाँ भी ये 2 ओवर अगर 12-12, 14-14 के हो गए और अगर उन्होंने स्कोर कर लिया 150 तो फिर ये एक ज़रा मुश्किल स्कोर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉलिंग है क्योंकि जी, तो उसके ख़िलाफ़ 150 स्कोर करना अभी भी है ना, दुबई में वर्ल्ड कप में इतना आसान नहीं लग रहा कोई भी टीम के लिए, तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ अभी तक पाकिस्तान ने ना बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। जिस तरह की अफगानिस्तान की बैटिंग थी कि 6 आउट होने के बाद भी याले बैट्समैन है, अभी राशिद भी पड़ा है, इसके बाद तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कंट्रोल किया। सारे बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक हसन अली थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी तक मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फील्डर्स ने बहुत अच्छी की, लेकिन फिर भी अब ये 2 ओवर बहुत क्रूशल है, इसमें ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड एज वी स्पीक एक और बाउंड्री जो है वो लग गई है इस ओवर में
और मुझे भाई लगता है कि इंजमाम उल हक साहब ने अच्छी खासी बैटिंग उनको सिखा दी है, क्योंकि ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि नाइब 8वें नंबर पर भी आके एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बैटिंग खाली टॉप ऑर्डर की नहीं, इनके लोअर ऑर्डर की बैटिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अभी अभी बैठ के बात कर रहे थे कि शुक्र अल्लाह का बड़ी जल्दी इनको आउट कर लिया है, वरना ये 200 वाली टीम है, ये जितनी ख़तरनाक टीम है। अल्लाह का शुक्र है हमारा नया बॉल बहुत अच्छा हो रहा है, शहीन और अमाद ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है, इसका बड़ा रिजल्ट अच्छा मिला है हमें, क्योंकि विकेटें जैसी जैसी इनकी गिरती रही, इनके ऊपर ब्रेक लगती रही। उसके बावजूद आप देखें कि 6 आउट होने के बावजूद अभी भी हम यही सोच रहे थे अगर इनको 5-6 ओवर मिल जाते और इनकी 3-4 विकेटें गिरी होती तो इन्होंने तो 170-80 आराम से कर देना था। तो आई थिंक पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, उनकी बॉलिंग को क्रेडिट जाता है। वंस अगेन बाबर आजम एक्चुअली प्लेड ह्यूज रोल, उसने बड़ी स्मार्टली बॉलिंग को चेंज किया है, और उसने बॉलिंग चेंज जैसे किया जैसे शदाब को विकेट मिल गई वो ज़दरान की गुगली के ऊपर, और फिर उसने जैसे जैसे विकेटें मिलती रही वो अपने बॉलर्स को चेंज भी करता रहा साथ साथ, ताकि उनके बैट्समैन जो हैं वो उनको अपने हमारे बॉलर्स को, पाकिस्तानी बॉलर्स को फिगर आउट तरीके से सही ना कर सकें। तो आई थिंक बाबर को भी इसका क्रेडिट जाता है, और पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज शहजाद इन द फील्ड एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। जिस तरह अभी फखर ने एक डाइव मार के चौका रोका, हारिस का पहला कैच उमाद की बॉल की, आई थिंक दैट सेट द टोन वेरी वेरी नाइसली। बिल्कुल एनर्जी जो है वो पहले मैच से हमें नजर आ रही है। इस ओवर में भी 11 रन आ चुके हैं और अभी 2 गेंदें बाकी हैं, तो देखना है कि ये जो है 5 इनफैक्ट 1 गेंदा बाकी है। अब देखना है कि ये ओवर कितने रन के लिए जाता है। सोहेल जरा बताइएगा, क्योंकि तमाम बॉलर्स इन फॉर्म नजर आ रहे हैं। एक हसन अली है जिन्होंने पिछले 6-8 महीने या साल में तो बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है, लेकिन यहां पर क्या इशू आपको लग रहा है? कॉन्फिडेंस लो है उनका, और जब हम बात करें एक और चौका पड़ गया, यानी कि 15 रन इस ओवर में आ गए हैं, तो इससे पहले 21 रन और इस ओवर में 15 रन आ चुके हैं। जी सोहेल साहब। जी, हसन का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनका जो है वो रिदम का मसला आ रहा है, और जिसका क्लियर इंडिकेशन होता है जब बॉलर नो बॉल करना शुरू कर देता ना, तो दैट शोज़ कि उसका जो रनअप है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपके पाँव जब छोटे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसमें आपके नो बॉल्स होते हैं, और जब आपका ध्यान एज ए बॉलर नो बॉल की तरफ होता है ना, तो फिर ऑब्वियसली आप हाफ होते हो। आप आधा तो रन अप में सोच रहे होते हो कि मेरा पाँव जो है वो ठीक जाएगा कि नहीं, तो आपका फोकस आगे कम होता है। तो आई थिंक हसन अली के साथ यही इशू आ रहा है कि उसका अभी जो है वो रिदम ये अचानक ही होता है। आप जिस तरह आपने कहा कि 6-8 महीने से बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था, पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहा था, बट ये हो जाता है जिस तरह बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है, इसी तरह बॉलर भी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। तो आई थिंक कि वहाँ पे फलेंडर मौजूद हैं और बाकी भी कोचेज़ हैं, तो उनको अभी मेरे ख्याल इस मैच के बाद 2-3 दिन की ब्रेक आएगी, तो दैट्स अ गुड टाइम कि उसके ऊपर वो काम करें, और एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए होती है। मैच विनर है हसन अली। आज थोड़ा सा कंसर्न मुझे है, पिछले मैच तक मैं कह रहा था कि कोई बात नहीं, 1-2 मैच ऑफ हो जाते हैं, बट थोड़ा सा अब जब आपके 3 मैच इकट्ठे बैक टू बैक गंदे चले जाएं, तो ऑब्वियसली आप बैक ऑफ द माइंड एज ए बॉलर आप जो है वो खुद भी परेशान होना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। बाकी सारे बॉलर हमारे अच्छी फॉर्म में हैं, उसकी वजह से हसन को इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके बाकी सारे बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपका बैड डे कहीं ना कहीं छुप जाता है उसके पीछे, क्योंकि टीम जीत रही होती है। अगर टीम हार रही हो तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। सो एंड आई थिंक बॉटम लाइन इज के मेरे ख्याल में ही इज़ अ मैच विनर, ही हैज़ द एबिलिटी टू कम बैक, और बस ये 3 दिन हैं, इसमें अपने रन अगर वो रनअप पे रिदम पे काम करता है तो आई हैव नो डाउट, मतलब उसने प्रूव इज़ अ प्रूवन क्रिकेटर जो कि मैच विनर है, और इंशाल्लाह वो बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस करेगा। और शहजाद इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा मैं शेयर करता जाऊँ, जब शहीन मैन ऑफ द मैच हुआ पहला इंडिया के खिलाफ, फिर हारिस रऊफ हुआ, इसका साथ एक एलिमेंट होता है जब आप बहुत परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, आपके दूसरे साथी एकदम टेक ओवर कर लेते हो और मैच जिताना शुरू कर देते हैं ना, साइकोलॉजिकली यू स्टार्ट फीलिंग अंडर प्रेशर कि यू हैव टू परफॉर्म। उसके ऊपर भी आपका जो रिदम है वो आपसे दूर चले जाता है, क्योंकि फिर आप बेसिक्स पे नहीं रहते, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम का ज़्यादा सोचते हो, इसकी वजह से भी फिर आपका रिदम ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। राइट तो इंजमाम साहब, कैप्टन के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए भी बड़ा एक मुश्किल फैसला है कि एक ऐसा बॉलर जो आपको मुसलसल मैच जिताता रहा हो, मैच विनर हो, आप उसको इस मौके पे ड्रॉप करें, उसके साथ कंटिन्यू करें। मजीद 2 जो आगे मैचेस हैं पाकिस्तान के, वो तो कोई बड़ी टीम्स के साथ नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर उनकी फॉर्म नहीं आई तो फिर क्या आप नए बॉलर को सेमीफाइनल में जाके ट्राई करेंगे? बड़ा मुश्किल फैसला होगा ये मैनेजमेंट के लिए। शहजाद भाई, एक तो T20 में ना ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है मेरे ख्याल में। ये अक्सर हो जाता है कि जी आपका एक बॉलर्स को है ना अच्छी बॉलिंग नहीं करता, या एक को किसी को फेंटा पड़ जाता है, सो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अभी 2 मैचेस भी हैं, एक मैच तो मेरे ख्याल में इसको
ज़रूर देना चाहिए कि नेक्स्ट मैच के कि जिसमें हो सकता है कि ये अपना रिदम में वापसी आ जाए। और रिदम में वापसी आने के लिए कोई ज़्यादा देर नहीं लगती कि जी कोई बहुत दिन लगते हैं। एक स्पेल या एक अच्छी विकेट है ना, आपका एक अच्छा ओवर आप है ना वापसी रिदम में आ जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा वो देर नहीं लगती। और देना ये सीजन प्लेयर है हसन अली, क्योंकि जी बहुत फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला है, बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेला हुआ है। तो ये इस तरह की मार पड़ती रहती है, इस तरह की चीज़ों से आप कम बैक करते हैं। और मेरे ख्याल में मैनेजमेंट की भी सपोर्ट इसको पूरी होगी और कप्तान की भी सपोर्ट पूरी होगी, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। और हसन अली को जितना मैं जानता हूँ क्योंकि जी ये बड़े दिल का प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी परेशानी वाली बात अभी तक पाकिस्तान को नहीं लगी जितनी मुझे लग रही है। क्योंकि ये अगर ये 150 प्लस स्कोर कर लेंगे, ये मुझे उससे ज़्यादा परेशानी वाली बात लग रही है। सही, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हसन अली के बारे में हमने हमेशा देखा है कि 100% देते हैं, बल्कि मोर देन 100% देते हैं, हर बॉल पर जो है एफर्ट लगाते हैं। अच्छी बात यह कि इस आखिरी ओवर की 4 बॉल्स पे अब तक 4 रन्स बने हैं। शाहीन शाह आफरीदी ये ओवर करवा रहे हैं और शाहीन शाह आफरीदी का स्पेल आज बड़ा इंपॉर्टेंट था। और वंस अगेन इमाद वसीम, मुशी भाई आज भी 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेट्स लिए, अब तक 10 ओवर करवाए उन्होंने और गालिबन जो रन रेट है उनकी बॉलिंग पे वो 6 साढ़े 6 का है। तो ही हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब। इज वेरी कॉन्फिडेंट। इस वर्ल्ड कप में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उस कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट नज़र आया है और उसको पता चल गया है कि अगर मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट डालना है तो उसकी सबसे बड़ी उसकी दिलेरी ये है कि नए बॉल के ऊपर वो ढीला कर रहा है, बॉल छोड़ के कर रहा है, ही स्पिन करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मली अमाद की ये स्ट्रेंथ नहीं है, तो अमाद ने ये जो 2-3 चीज़ें इस पूरे वर्ल्ड कप में 2-3 मैचों में देखी हैं। पावर प्ले में बहुत मुश्किल होता है शहजाद एज ए स्पिनर, जबकि आपके पास वेरिएशन ज़्यादा ना हो, आपने कंटेन करने के चक्कर में जाते हैं आप, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। क्योंकि नए बॉल से क्या होता है कि 2-3 ओवर ये निकाल भी देते हैं। एज वी डिस्कस्ड इन जो हमारा शो चलता है जिसने क्रिकेट, उसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था कि ये करता है क्या कि 2-3 ओवर लगातार टक टक करके कर देता है और अपोजिशन को पता चलता है 5 ओवर हो गए, वी हैव टू टेक चांसेस। आई थिंक ये इसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अपने फील्डर्स के बारे में बड़ा जानता है। अभी ज़ज़ई को जो इसने आउट किया है, बड़ा स्मार्टली बॉलिंग करके आउट किया है। उसने मिडल एंड ऑफ से, मिडल एंड लेग से उसने बाहर निकाला है और बाहर निकाल के उसको पता है कि ये सीधे बल्ले से नहीं मारता, क्रॉस मारता है, टॉप एज लगा और बड़ा ब्रिलियंट कैच किया हारिस रऊफ ने। आई थिंक अमाद वसीम इज डूइंग सो वेल एंड ऑल्सो शादाब इज बॉलिंग वेरी वेल, जो कि हमारे लिए बड़ा ग्रेट साइन है। मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा था कि स्पिनर्स जो है वो क्रूशल होंगे आज। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शादाब ने भी 4 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट लिया। पहली 5 बॉल्स पर इस आखिरी ओवर के 5 रन पड़े थे, लेकिन आखिरी बॉल हाइट की वजह से फुल टॉस थी, बीमर थी, तो नो बॉल एम्पायर ने दी है। अब एक एक्स्ट्रा फ्री हिट मिलेगी, देखना है कि इस आखिरी बॉल पे कितना स्कोर बनता है। फिलहाल जो स्कोर है अफगानिस्तान का 146 for 6 है। तो कहा जा रहा था कि अगर 150 के आसपास होगा तो ये एक ट्रिकी स्कोर हो सकता है। मेरे ख्याल से हमारे पैनलिस्ट की नज़रें भी स्क्रीन पर है। ये आखिरी बॉल देख लेते हैं और इसके बाद फिर सवाल करेंगे कि जो स्कोर देगा अफगानिस्तान, क्या वो चेजेबल है या नहीं। और 1 रन बना तो 147, 148 टू विन। सोहेल साहब क्या कहेंगे, ट्रिकी स्कोर है जब आप देखते हैं कि मुजीब है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी, 3 अच्छे स्पिनर्स हैं उनकी टीम में। जी थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर आप टॉस के टाइम पे कहेंगे तो उसके हिसाब से तो 148 यू टेक इट एवरी डे, बट ऑब्वियसली जहाँ पे हमने उनको पकड़ लिया था 70 for 6 और 75 for 6, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि थोड़े से शायद हमने रन ज़्यादा करवा दिए। बट ऑब्वियसली मुशी भाई ने भी कहा, इंजी भाई ने भी कहा कि एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप थी। आप अब अफगानिस्तान की टीम को, वो पुराने वाली अफगानिस्तान टीम नहीं, अभी देखें राशिद खान पीछे बैठे थे जिन्होंने अभी बैटिंग के लिए आना था एंड ही कैन हिट सीरियस बॉल। तो उसके हिसाब से 148 ऑब्वियसली आप कहेंगे कि पाकिस्तान डिड गुड जॉब इन द बॉलिंग। अब थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट हमें खेलनी होगी। ऑब्वियसली एज ए सीनियर प्लेयर मेरे ख्याल में शुएब मलिक का बड़ा अहम रोल होगा, क्योंकि वी ऑल नो कि ही प्ले स्पिन वेरी वेल। तो मिडल ओवर्स में उनके स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है, राशिद खान के अगेंस्ट कैसे खेलना है, ये हफीज़ और शुएब मलिक जो है वो दोनों बड़ा की रोल प्ले करेंगे। अगर हम स्मार्ट क्रिकेट खेलेंगे तो आई डोंट रियली सी पाकिस्तान टीम चेजिंग दिस प्रॉब्लम, हैविंग एनी प्रॉब्लम। उनकी फास्ट बॉलिंग जो है वो इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है।
अगर हम उनकी फास्ट बॉलिंग को टारगेट करें और स्पिनर्स को, अगर आप 2 स्पिनर हैं तगड़े, राशिद और मुजीब, उनको आप रना बॉल भी खेलें, 24 रन करें, 4-4 ओवरों में विकेट्स ना दें, तो आप फास्ट बॉलर्स उनके ऐसे हैं कि जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। सो ओवरऑल अभी भी मैं कहूँगा पाकिस्तान टीम जो है वो इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। पाकिस्तान टीम आपके मुताबिक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। 147 फॉर 6 स्कोर किया है अफगानिस्तान ने अपने 20 ओवर्स में, यानी कि 148 का टारगेट है पाकिस्तान के लिए। 12.5 ओवर में 6ठी विकेट गिरी थी अफगानिस्तान की जब जरदान आउट हुए थे और उस वक्त स्कोर था 76। यानी कि इंजी भाई, हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने आखिरी 7 ओवर्स में 71 की पार्टनरशिप की है आखिरी 8वीं विकेट पर, और 7 ओवर्स में 71, यानी कि 6 विकेट्स गिरने के बाद भी दोनों बैट्समैन ने, नबी और नायब, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है फ्रॉम अफगानिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, अफगानिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी थी और बहुत लंबी बैटिंग थी, और हम इसीलिए हम आपस में भी बैठे यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, क्योंकि जी अर्ली ऑन इनको इतने फ्रीली रन्स नहीं बनाने दिए और रेगुलर विकटें ली हैं। अगर ये विकटें ना लेते तो मेरे ख्याल में स्कोर जिस तरह मुश्ताक ने कहा है ना 180-190 तक जा सकता था इनका स्कोर। ये केपेबल है टीम कि ये इतना स्कोर कर सकती है। सो अभी भी देना कि हमने 12 ओवरों में इनके 6 प्लेयर को आउट करने के बाद ये फिर भी ऑलमोस्ट 150 रन पे 150 पे पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल में कि जी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है शुरू में, और अफगानिस्तान की जो उनकी बैटिंग है ना, आज इनकी बैटिंग से ये लग रहा है कि अभी देना 50% मैच हुआ, लेकिन ये मैसेज इन्होंने सारी टीम को दिया है कि इनकी बैटिंग है ना कहीं भी किसी भी टीम को डैमेज कर सकती है। अब ये इनकी बैटिंग ठीक है कि आज जितनी कैपेबल इनकी बैटिंग थी उतने स्कोर नहीं किए, लेकिन आगे के लिए दूसरी टीमों के लिए, इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए और बाकी टीमों के लिए ये खतरनाक टीम है, ये इतनी आसान नहीं होगी। और अगर आज इन्होंने मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की है तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, बैट्समैन आए, डबल फिगर्स में गए, फिर आउट हो गए, लेकिन वो बड़ा इससे कॉन्फिडेंस लेंगे कि हमारा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर वो भी बड़ा तगड़ा है, और पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के सामने 147 का स्कोर खड़ा कर दिया उन्होंने। जी, इसमें कोई शक नहीं शहजाद कि जी इनकी बैटिंग, हम कल से ये वाली बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल बैलेंस टीम है कि सारे इनकी बॉलिंग को देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं इनके साथ खेला हुआ हूँ, मैंने इनको कोच किया हुआ है, सो मुझे आइडिया है कि जी इनकी बैटिंग भी बहुत लंबी है। जिस तरह अभी ये सोहेल भी कह रहे थे कि जी राशिद भी अभी 9वें नंबर पे है, हालांकि राशिद बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो ये 9वें 10वें नंबर पे तक इनकी बैटिंग है, तो ये टीम बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जी ये इनकी टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया, लेकिन इन्होंने, आपने एक चीज़ और नोट की, इनके शुरू में रेगुलर प्लेयर्स आउट हुए, 6 ओवरों में इनके 4 प्लेयर आउट हो गए थे, लेकिन कहीं भी ये आपको गिव अप करते हुए नज़र नहीं आए। बिल्कुल कि जी कहीं इन्होंने आप डिसार्ड हो गए हो या स्कोर की तरफ ना गए हो। तो इनकी अप्रोच भी बड़ी ज़बरदस्त है और इनकी बैटिंग और बॉलिंग में डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। बस मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आपने सिखा दिया है ऑन अ लाइटर नोट। ऑब्वियसली आप अपना काम कर रहे थे जब उनके कोच थे, लेकिन मुझे भाई विकेट में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बैट्समैन के लिए ख़तरा साबित हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने शहजाद। पिच इतनी मुश्किल नहीं लग रही अब, जिस तरह शाम होती जा रही है, वो जो ऑस की थोड़ी नमी होती है ना, जो वो नमी जो है वो पिच के ऊपर असर करेगी और पिच जुड़ जाएगी। जो ड्राई था ना पहले, जो बॉल बैट पर कर रहा था आएगा फिर जी, तो वो जो था ना, वो ड्राई जो पिच थी वो अब थोड़ी सी ना ऑस की वजह से, नमी की वजह से अब स्किड करेगा बॉल, जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, बॉल अच्छा आएगा बल्ले के ऊपर। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन, ये एक अच्छी चीज़ है। मगर इसके बावजूद हमें उनके 3 जो मेन स्ट्राइकर हैं उनको बड़ा सेंसिबल खेलना पड़ेगा, जो इनके वीकर लिंक हैं, जो बॉलर हैं, उनको टारगेट करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करेंगे, जो मर्जी कर लें शहजाद, क्योंकि चेस करते हुए 148 रन जो होते हैं ना, अगर नए बॉल के ऊपर 1-2 विकेटें आपकी गिर जाती है ना, तो प्रेशर बहुत बड़ा बिल्टअप हो जाता है। क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर आपने पिछले मैच में भी देखा तो एकदम थोड़ा सा एक्सपोज हुआ था। फिर हालांकि आसिफ ने अच्छा आके खेला, 2-3 छक्के मार के मैच जिता दिए, वो लो स्कोरिंग मैच था। जो स्पिनर होते हैं ना, स्पिनर्स के ऊपर अगर आपकी 2 विकेटें नए बॉल पे गिर जाए मिडिल ओवर में, बहुत मुश्किल होता है। फिर उनको डॉट बॉल बहुत ज्यादा मिलते हैं, और वो डॉट बॉल जो होते हैं ना, वो कन्वर्ट करते, प्रेशर बिल्डअप होता है और विकेटें गिरने के चांसेस होते हैं। सो वी हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट क्रिकेट अगेंस्ट दोज 3 स्पिनर्स बेसिकली। अच्छा, क्योंकि हम ये बात करें कि 76 फॉर 6 था स्कोर, और उस
पॉइंट से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा रन्स कर लिया अफगानिस्तान ने। सोहेल, अगर आप होते कप्तान, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती? क्योंकि 5वां ओवर हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा करवाया, विकेट भी ली, लेकिन फिर काफ़ी टाइम बाद वो इनिंग में नजर आए। तो एज ए कैप्टन अगर आप चाहते विकेट लेने की कोशिश करते, एक बॉलर ले चुका है, क्या आप कंटिन्यू करते उनके साथ, या आपके ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि बाबर ने कोई मेरा नहीं ख्याल, देखिए स्ट्रैटेजी तब्दील की हो? आपके पास, क्योंकि वी ऑल नो कि यहाँ पे पिचेज हैं वो ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली हैं, तो आपके जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो स्पिनर्स हैं, और स्पिनर्स ने आपको विकेट्स लेके भी दिए हैं। शादाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शादाब ने आउट भी किया, इमाद ने पहले नए बॉल के साथ आउट किया, फिर मिडल ओवर में भी आपको विकेट लेके दी। तो आप कहीं ना कहीं जाके आप क्रेडिट अफगानिस्तान की बैटिंग, स्पेशली जो आखिरी 2 बैट्समैन बहुत सेंसिबल बैटिंग की जी, और गुलबदीन, उनको देना पड़ेगा। समटाइम ऐसा नहीं होता कि आपने कोई डिसीजन गलत किए होते हैं, समटाइम ओपोजिशन आपको आउट प्लेड करती है। तो आखिरी जो हाफ था उसमें मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, और जैसे हम सब कह रहे हैं कि दे आर कैपेबल, उनके पास एबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई हल्की टीम थी और हमने रन ज़्यादा करवा दिए। यस, आइडियली तो आप चाहते हो कि जब एक टीम को आपने पकड़ लिया हो तो उसको दोबारा मैच में ना आने दिया जाए। ठीक है सोहेल साहब, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो दे बैक इन द गेम। और इंजी भाई, उम्मीद करते हैं 11 बजे जब जश्न क्रिकेट में मिले तो हम पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हो, और पाकिस्तान ये मैच होपफुली इंशाल्लाह जीते और अच्छे तरीके से जीते। नया पाकिस्तान से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।